नमस्कार मित्रों और आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी से जुड़े छात्र छात्राओं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए भी आपको एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैप में आपको ना तो दक्षिण भारत का मैप बनाना है ना पश्चिमी भारत का। तो इसमें हम पूर्वी भारत का ही मैप बनाएंगे, यानी कि उत्तराखंड से पीछे के जितने भी स्टेट हैं उनमें कुछ कुछ स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी हम सभी लोगों को। जैसा कि ये मैप मैंने बनाया है तो आप सभी लोग देख सकते हो, इसमें जो है ये मैप बना हुआ है पूरा। इससे उत्तराखंड से पीछे के कोई स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये यहाँ पे सिक्किम है, ये आप लोग देख सकते हो भूटान है, ये यहाँ पे। इधर आप देखोगे पश्चिमी बंगाल, और यहाँ पे देखो मेघालय है, यहाँ पे नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश है, और इधर देखोगे तो नागालैंड है, यहाँ पे ये मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आओगे आप लोग तो मिजोरम। इसके अलावा यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। और आप लोग इन सभी लोगों को देखते हो, इधर लेके चलते हैं आप सभी लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे ये तिब्बत या चीन में देखते हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, बहुत फेमस ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को आप कह सकते हो ये है आपका मानसरोवर ग्लेशियर। आपने पिछले वीडियो में भी मानसरोवर ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। मानसरोवर ग्लेशियर के पास एक दूसरा ग्लेशियर था जिसे जहाँ से एक सिंधु नदी निकली थी। तो सिंधु नदी यहाँ से जो है पश्चिम की ओर बहती है, और यहाँ मानसरोवर ग्लेशियर के ही पास एक अन्य दर्रा है, या फिर आप झील बोल सकते हो, चिमा युंग दुंग ग्लेशियर या चिमा युंग दुंग झील बोल सकते हो। इस चिमा युंग जुंग झील से पूर्व की ओर जो नदी निकलती है ये है, या आपका यहाँ पे चिमा युंग दुंग, या फिर आप जीमा यंग जोंग झील कह सकते हैं इसको, है ना। चिमा यंग जोंग झील या चिमा युंग दुंग ग्लेशियर इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे चिमा युंग दुंग ग्लेशियर से नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये पूर्व की ओर बहती है, इस स्थान से पूर्व की ओर यहाँ से बहती है ये नदी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से पूर्व की ओर ये नदी निकलती है। परंतु जब ये नदी पूर्व की ओर यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने एक नाम यहाँ पे सुना होगा, या लू सांगपू, या लू सांगपू, या लू सांगपू, या फिर यरलुंग जगम्बो जियांग। इसी को जो है यरलुंग जगम्बो जियांग के नाम से भी जाना जाता है। परंतु अगर आप लोग देखोगे ये या लू सांगपू या यरलुंग जगम्बो जियांग, आप सीधे यरलुंग भी कह सकते हो इसको। ये दो नाम जो है चीन के लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को इन दो नामों से पुकारते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो या लू सांगपू या यरलुंग के नाम से पुकारा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तिब्बती लोग निवास करते हैं, ये तिब्बत वाला क्षेत्र ही है मेन रूप से। तो यहाँ पे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। तो यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है सांगपो के नाम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, और पूर्व की ओर जब ये नदी बढ़ती है तो हमारे असम राज्य के उत्तर की ओर जो है ये आती है। और असम राज्य के पास उत्तर में ये यहाँ पे एक पर्वत है जो भारत का सबसे पूर्वी पर्वत है, जिसे ये सबसे पूर्वी पर्वत जो भारत का है, इस पर्वत को कहते हैं नामचा बरवा पर्वत। ये जो नामचा बरवा पर्वत है, इस नामचा बरवा पर्वत के बाहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी तीक्ष्ण मोड़ लेती हुई जो है भारत में प्रवेश करती है। इस तरीके से तीक्ष्ण मोड़ लेती हुई भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे देखो एक खंड है यहाँ पे, या फिर एक क्षेत्र है यहाँ पे। इस क्षेत्र को आप लोग एक क्षेत्र है यहाँ पे, इस क्षेत्र को देहांग महाखंड कहते हैं। और जब ये देहांग महाखंड से ये नदी यहाँ पे प्रवेश करती है
तो ये इस तरीके से जो भारत में प्रवेश करती है, देहांग महाखंड को पार करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को देहांग नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग नाम से जाना जाता है, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को ब्रह्मपुत्र सियांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आगे ये नदी जब बढ़ती है तो यहाँ पे पहुँचती है, ये ब्रह्मपुत्र को पार करके असम राज्य में पहुँचती है। और असम राज्य में इस नदी पर एक द्वीप का निर्माण भी होता है, जिस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। तो यहाँ से असम से तीक्ष्ण मोड़ लेती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है तो आगे बढ़ती है, परंतु आगे बढ़ते ही इस नदी में एक अन्य नदी मिलती है। आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा देखोगे तो इस क्षेत्र में आपको पता होगा कि गंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। ये गंगा नदी भारत की सबसे फेमस नदी है। ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार वाले क्षेत्र में भी प्रवेश करती है। ये गंगा नदी है, और इस तरीके से बिहार से ये नदी जो है पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है। परंतु पश्चिमी बंगाल में ये नदी जो है अपनी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा तो इसकी बांग्लादेश में, और एक पश्चिमी बंगाल में सीधे आती है और पश्चिमी बंगाल से बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी की जो धारा जाती है, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी बंगाल में इसकी जो धारा है, गंगा नदी की जो धारा है, इसे यहाँ पे जो है हुगली के नाम से जाना जाता है। तो जो ये बांग्लादेश में पद्मा नदी है, यानी कि गंगा नदी है जिसे पद्मा कहते हैं, ये जमुना से मिल जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है, ये जब आगे बढ़ती है तो ये समझ लो आप लोग कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। इसे जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये मेघना के नाम से ही जो है आगे बढ़ती है, और मेघना के नाम से ही ये क्या है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। परंतु ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अगर आप इनकी सहायक नदियों के बारे में देखोगे तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आप लोग सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश में लेके चलते हैं आप सभी लोगों को। तो अरुणाचल प्रदेश में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक दर्रा है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, जिसको कहते हैं केया दर्रा। केया दर्रे से एक फेमस नदी निकलती है जिसे कहते हैं दिबांग। तो दिबांग नदी यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है ये दिबांग नदी। ये अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। हालांकि असम राज्य में इसका क्षेत्र जो है बहुत ही कम है, परंतु इसके असम के ही बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश असम के ही बॉर्डर पर ये संगम बनाती है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है सदिया। इस सदिया के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी में संगम बनाती है। ये सदिया है यहाँ पे इस क्षेत्र में। तो ये है आपकी दिबांग नदी। ये दिबांग नदी भी इसकी काफ़ी फेमस नदी है। अब दिबांग नदी के अलावा हम अन्य नदी की बात करेंगे। इसमें एक और फेमस नदी है जो यहीं पे जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर यहाँ पे एक और पर्वत पड़ता है, एक जयाल छू पर्वत। आप जयाल छू पर्वत बोल सकते हो इसको, या फिर जयाल छू दर्रा बोल सकते हो। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं लोहित नदी। तो लोहित नदी का उद्गम जयाल छू पर्वत से होता है। ये पहले अरुणाचल प्रदेश में बहती है ये लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद ये इसके बाद जो है असम में प्रवेश करती है, और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी से अपना संगम बनाती है। ये जो लोहित नदी है ये काफ़ी तीव्र गति से बहती है, और काफ़ी तीव्र गति से बहने के अलावा जो है ये नदी काफ़ी शोर भी मचाती है, और इस नदी को लोहित नदी या खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु इसको खून की नदी के नाम से इसके तीव्र गति से बहना या फिर इसकी जो है ज़्यादा शोर करने के कारण इसको खून की नदी नहीं कहते हैं। इसको जो है खून की नदी कहने का कारण है कि इस नदी का जो जल है वो लाल रंग का है, और लाल रंग का जल होने के कारण इस नदी को खून की नदी कहा जाता है।
तो ये काफ़ी फेमस नदी है ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोहित किसकी सहायक नदी है, या फिर लोहित नदी का जो नाम है वो किस कारण पड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अन्य नदी है जो सिक्किम राज्य से निकलती है, जिसका नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी जो है सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में बहती है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये जमुना से संगम बनाती है। इस नदी के जल बंटवारे के कारण भारत और बांग्लादेश में विवाद भी है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। ये विवादित नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच। इस नदी में जो है पश्चिमी बंगाल और सिक्किम को फसल के लिए भी काफ़ी उपयुक्त ये नदी है, फायदेमंद नदी है, जिस कारण इसे पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी थी आपकी, ये नदी है आपकी तीस्ता नदी, काफ़ी फेमस नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है ये, और ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा एक अन्य नदी है, जो एक अंतिम नदी की बात करूँगा मैं, जो आपके कई राज्यों से होकर गुजरते हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों में बहती है। इस नदी को कहते हैं बराक नदी। तो जो ये बराक नदी है ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये असम से होती हुई जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, परंतु इस नदी को असम में ही मुख्य रूप से बराक के नाम से ही असम में ही जानते हैं इसको, बराक के नाम से। परंतु जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में कुछ दूरी तय करने के बाद ये नदी जो जब आगे बढ़ती है तो आगे जो ये इसकी जो जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा है मेघना में संगम बनाती है, और मेघना और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे जाके जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में भी पढ़ना चाहोगे तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। परंतु इसके बाद की जो मैं वीडियो आपको लेकर आऊँगा वो रीजनिंग और मैथ्स की हो सकती है। परंतु अगर आप मुझे गंगा नदी तंत्र के बारे में आप मेरे से जानना चाहते हो, या फिर आप जितनी भी सहायक नदियाँ इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बता दिया।